नमस्कार छात्रों। रेय शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं के विषय हिंदी युवक भारती का दूसरा पाठ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसमें से उषा की दीपावली इस लघु कथा को हमने देखा है। आज मैं आपको मुस्कुराती चोट, जिसकी लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव, इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेखिका का परिचय देखते हैं। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास और हिंदी इन दो विषय में बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधि प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर है, तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। प्रमुख कृतियाँ: बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, कहानी संग्रह दबे पाव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन उपन्यास, फागुन का मन ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारत यात्रा संस्मरण आदि। विधा परिचय: लघु कथा। लघु कथा हिंदी साहित्य की एक ऐसी प्रचलित विधा है। यह गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु होती है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण होती है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद और सहगनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयंका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हुए हैं। पाठ परिचय देखिए। मुस्कुराती चोट लघु कथा। आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की व्यवस्था तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती, सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। इस लघु कथा में लेखिका ने पैसों के अभाव के कारण एक बालक की पढ़ाई न कर पाने की मजबूरी और छोटा मोटा काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखने का अथक प्रयास करते हुए सफल होने के बारे में बताया गया है। इस कहानी का प्रमुख पात्र है बबलू। तो हम कहानी को देखते हैं। देखिए, घर में बाबा बीमार थे। उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ चार घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के कारण उसकी लालसा बनी हुई। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। अभी इस परिच्छेद में या कहानी में लेखिका ने बबलू नामक जो छोटा सा लड़का है उसका और उसके परिवार का वर्णन किया है। पहले ही परिच्छेद में लेखिका कहती है कि बबलू के परिवार में उसके बीमार पिता और उसकी माँ है। उसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। माँ चौका बर्तन करके
चौका बर्तन इसका मतलब है यहाँ पर रसोई बन चुकने पर चौका या बर्तन आदि या साफ करने की क्रिया या भाव। तो बबलू की माँ चौका चौका बर्तन करके जो कमाती है वह घर खर्च और उसके पिता की बीमारी में खर्च हो जाता था। पढ़ाई की किताबों के लिए घर में पैसे न होने के कारण बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। बबलू माँ को सहारा देने के लिए घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करने का काम करता है। एक बार सुबह वह एक घर में रद्दी लेने जाता है। उस रद्दी में स्कूल की किताबें ही है। बबलू के मन में पढ़ाई के प्रति लालसा का मतलब है अभिलाषा बनी थी। अब उस घर में जो घर की मालकिन है वह आगे देखिए क्या कहती है। स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उसे अपशब्द सहे नहीं गए। अब जिस घर में बबलू रद्दी इकट्ठा करने हेतु गया है उस घर में जो घर की मालकिन है वह तराजू के कांटे पर नज़र रखे हुए वह उस छोटे से बच्चे को कहती है कि स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माता पिता जो तुझसे ऐसा काम कराते हैं। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? और उस पर वो घर मालकिन कहती है, हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को इस बात का बुरा लगा, उससे यह अपशब्द सह नहीं गए। उस घर की मालकिन पढ़ाई न करने के बारे में बबलू से कई सवाल करती है। बबलू उसे अपनी असमर्थता बताता है पर उसे बबलू की बातों पर विश्वास नहीं होता। स्कूल बप्पा ने भेजा था मैम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे इसलिए पढ़ाई रुक गई। अब इस पर बबलू उस घर मालकिन को कहता है कि स्कूल में उसके बप्पा यानी पिताजी ने भेजा था, लेकिन उसके पास पैसे न होने के कारण उसकी जो पढ़ाई है बीच में ही रुक गई है। माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी, वो इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। और इस पर उस घर मालकिन की जो लड़की है कॉलेज जा रही है, उस लड़की ने अपनी माँ को कहा है कि इन किताबों के पैसे इस बच्चे से मत लो, क्योंकि यह जो किताबें हैं इस लड़के को यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए काम आएगी। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे। और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ों में उड़ा देगा, इनके बस का नहीं है पढ़ना। अब इस पर ये जो घर मालकिन है वो कहती है कि कुछ नहीं होता, इन्हें अगर हम किताबें फ्री में भी देंगे तो इसके जो पैसे हैं वह यहाँ पर चाट या पकौड़ी पर उड़ा देगा, इनके बस का काम नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा।
इस परिच्छेद में लेखिका कहती है कि बबलू घर आकर रद्दी में से स्कूल की किताबें अलग निकाल कर रख लेता है और रद्दी दुकान पर बेच देता है। इस समय जो रद्दी पेपर का दुकानदार है, रद्दी के पैसे वह बबलू से मांगता है और वह कहता है कि रद्दी के पैसे तो तेरे पास बचे होंगे, जा उसमें से मेरे लिए ठेला या दुकान में से, या उसे हम मराठी में होटल कह सकते हैं, होटल में से मुझे वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर लूँगा। तुम्हारा जो भी हिसाब है, सबसे पहले मुझे वड़ा पाव और चाय लेके आओ, फिर मैं तेरा हिसाब ले लूँगा। बबलू सिर झुकाए वहाँ पर ही खड़ा है। सिर झुकाना यह मुहावरा है। इसका अर्थ है नतमस्तक होना। नतमस्तक होते हुए भी वह बबलू जो है दुकानदार के पास खड़ा है। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। टस से मस होना, इसका अर्थ है, यह भी एक मुहावरा है, अटल रहना या स्तब्ध रहना। एक ही जगह पर वह स्तब्ध रहा है, अटल रहा है। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। झल्ला उठना, इसका अर्थ है क्रोध से, क्रोध करना या झुंझलाना। उस पर अब क्रोध से यहाँ पर उठ गया है या क्रोध बबलू पर आया है। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए सेठ। वो जो दुकानदार है बबलू को कहता है कि अरे क्या हुआ, तू जाता क्यों नहीं। मैंने कहा कि ठेले पर से वड़ा पाव और चाय लेके आओ। ये कहने के बाद भी तू यहाँ पर ही खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, तू जाता क्यों नहीं। इस पर बबलू कहता है कि साहब रुपए खर्च हो गए सेठ। सेठ रुपए खर्च हो गए, क्या तेरे पास थे जो खर्च किए कर दिए। इस पर दुकानदार कहता है कि क्या तेरे पास पैसे थे तो वह खर्च किए। दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांटा। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। अब उसने दुकानदार से, बबलू ने दुकानदार की बातों को यहाँ पर सुना है, उसकी बुरी तरीके से डांट खाई है। इस डांट खाने के बाद भी वह मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि वह स्कूल जा सकेगा, इसका ख्याल उसके मन में है और वही ख्याल लेकर वह अपने घर पर लौटा है। पुस्तक लेकर घर से आते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब वह उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न रहा। बबलू घर जाकर रद्दी में से जो किताबें थी वह अलग निकाल कर रख लेता है। दुकानदार की यहाँ पर डांट लेता है। फिर वहाँ से घर लौटते समय बबलू को वही सुबह वाली घर मालकिन रास्ते पर मिल जाती है। वो उसके हाथ में किताबें देखकर खुश हो जाती है। पढ़ाई के प्रति बबलू की इच्छा या लगन देखकर वह उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने का निश्चय करती है। और इसी बात से बबलू को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खुशी का ठिकाना न रहना, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। यह मुहावरा है। अब इस कहानी में जो नए शब्दार्थ आए हैं उसको हम देखते हैं। चौका बर्तन, इसका अर्थ है बर्तन आदि साफ करने की क्रिया या भाव। लालसा, इसका अर्थ है कुछ पाने की बहुत अधिक इच्छा या चाहना, इच्छा या अभिलाषा। यहाँ पर यह जो लघु कथा है समाप्त होती है। इस कथा में लेखिका ने
बालक बबलू के घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई, पर पढ़ाई की लालसा उसके मन में बनी रही। बबलू माँ को सहारा देने के लिए घर जाकर रद्दी इकट्ठा करता है और रद्दी पेपर के दुकानदार को बेच देता है, पर उसे अपनी पढ़ाई के स्कूल के लिए ही पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे न रहने के कारण वह उसकी पढ़ाई बीच में ही यहाँ पर छूट जाती है। एक बार वह किसी रद्दी के पेपर या कागज़ लेने हेतु वह दुकानदार के पास जाता है बेचने हेतु। वह घर के रद्दी पर पेपर के साथ साथ स्कूल की किताबें भी खरीद लेता था। अब उसे विश्वास हो जाता है कि वह अब आगे की पढ़ाई न कर सकेगा, क्योंकि उसके पास किताबों के लिए पैसे नहीं थे। वो रद्दी पेपर लेकर दुकानदार के पास बेचने जाता। दुकानदार पेपर तौल कर एक तरफ रखता। वह उससे अपने बचे हुए पैसों से सामने से बड़ा पाव और चाय लाने के लिए कहता, पर बबलू सिर झुकाए खड़ा रहता और टस से मस नहीं रहता। दुकानदार बबलू पर झल्लाता है तो वह कहता है, रुपये तो खर्च हो गए। इस पर दुकानदार उसे बुरी तरह से डांटता है, पर डांट खाने के बावजूद भी बबलू मुस्कुराता है। वो खुश है कि अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें होगी। वह घर की ओर लौट पड़ता है। दुकानदार की फटकार का उस पर कोई असर नहीं होता, वो मुस्कुराता रहता है। बबलू की इस मुस्कुराहट में उसके स्कूल जाने और उसके पास भी स्कूल की पुस्तकें या किताबें होने की खुशी छिपी हुई है। इस दृष्टि से मुस्कुराती चोट शीर्षक कहानी के साथ पूरा न्याय करता है। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।